औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूशन है और हम रीजनरेशन इन आइडियल रैंकाइन साइकिल हम इंट्रोड्यूस करवा चुके थे, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने उसको ओपन फीड वाटर हीटर्स के साथ डिस्कस किया था। आज हम उसी रीजनरेशन प्रोसेस को अचीव करेंगे विद क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास ओपन में और क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में बेसिकली फ़र्क क्या है। ओपन में हमारे पास स्टीम और जो हमारे पास फीड वाटर होता है वो डायरेक्ट मिक्स होते हैं और हीट ट्रांसफ़र होती है, जबकि क्लोज में हमारे पास एक शेल एंड ट्यूब टाइप की मोस्टली एक अरेंजमेंट होती है जिसमें देयर इज़ नो डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द स्टीम एंड द फीड वाटर। तो आज हम उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। अब हमारे पास बेसिकली होता क्या है, तो हमारे पास उसी तरीके के कंपोनेंट्स हैं जो रैंकाइन साइकिल के मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है बॉयलर। हमारे पास एक बॉयलर है जो ऑलरेडी आपको पता है। बॉयलर से हमारे पास यहाँ पे एक प्राइमरी टरबाइन एंड देन देयर इज़ अ सेकेंडरी टरबाइन, बिकॉज हमने स्टीम को लीक आउट करना है बिटवीन द टू टरबाइंस। एंड फिर हमारे पास है कंडेंसेशन प्रोसेस विच मीन्स कंडेंसर, एंड देन वी हैव अ पंप। तो ये वो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसको अब हम अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। नाउ पिछली लेक्चर में हम देख चुके थे कि हमने फिर यहाँ पे एक और फीड वाटर हीटर बेसिकली इंस्टॉल किया था। दैट वाज अ ओपन फीड वाटर हीटर, बट नाउ इट इज़ क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। नाउ अब हमारे पास होगा क्या। सो हमारे पास बेसिकली जो बॉयलर है उसमें से हमारे पास स्टीम जाती है इनटू द टरबाइन, प्राइमरी टरबाइन। मैं लिख देता हूँ प्राइमरी टरबाइन एंड दिस इज सेकेंडरी टरबाइन, और हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन। सो हमारे पास फिर दो टरबाइन के बीच में हमने उसको स्टीम को लीक आउट किया, कुछ स्टीम को, और उसको हम क्लोज जो फीड वाटर हीटर है वहाँ पे ले आए, जबकि कुछ स्टीम हमारे पास सेकेंडरी में एक्सपेंड होके कंडेंसर में आ गई। सो ये चूँकि पुराना वो है, सेम प्रोसेस है। सो अब उसके बाद कंडेंसेशन से हमारे पास वो आएगा पंप में, एंड पंप जो है कंडेंस्ड स्टीम को, जो अभी कंडेंस्ड हो चुकी है अब वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको पहुंचा देता है इनटू दिस हीटर। और यहाँ से फिर हमारे पास अगेन इनटू द बॉयलर। सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस। अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ओपन फीड वाटर हीटर में यहाँ पे मिक्सिंग हो रही थी, तो डायरेक्ट मिक्सिंग होके यहाँ से फिर पंप करके हम उसको यहाँ पे एक दूसरा पंप भी हम इंस्टॉल करवा सकते हैं। बेसिकली फीड वाटर हीटर के बाद हम एक और पंप भी इंट्रोड्यूस करवा दें तो अच्छा है, लाइक दिस। सो फिर पंप और पंप से होता हुआ इनटू द बॉयलर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे जो स्टीम हमारे पास लीक आउट हो रही है, जिसको हमने पिछली दफ़ा बी वाई का फ्रैक्शन विच इज़ एक्चुअली उसको हम डिस्कस करते हैं, जो 5m6/m5 हम पिछली दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। द रेशो ऑफ द मास विच इज़ एक्चुअली द स्टीम ऑफ द रेशो ऑफ द स्टीम लीक आउट टू द इनकमिंग स्टीम। उसको हम थोड़ी देर में दोबारा डिस्कस करते हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास स्टीम आ रही है दैट इज़ 1 - y फ्रॉम द सेकेंडरी टरबाइन। उसके बाद हमारे पास अब होता क्या है कि चूँकि यहाँ पे क्लोज्ड है, तो यहाँ से जो स्टीम आती है हीट एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन वो स्टीम कंडेंस होके हमारे पास इन अ स्टेट ऑफ लिक्विड यहाँ पे शेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है।
क्यों? क्योंकि एक क्लोज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करके दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आए। ये मैं इसी क्लोज फीड वाटर हीटर को दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ एंड इट इज़ समथिंग लाइक दिस, यानी ये एक शेल एंड ट्यूब टाइप का हमारे पास एक लाइक दिस। सो अब हमारे पास हो क्या रहा है कि जब हमारे पास यहाँ पे ये पंप करके कंडेंसेट आता है या कंडेंसर से हमारे पास जो लिक्विड पंप होता है, सो वो लिक्विड इस ट्यूब के अंदर चला जाता है। अब वो जो लिक्विड है उसको प्री हीट करना है, तो वहाँ से स्टीम आती है, लेकिन चूँकि वो अब इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्यूब है, तो वो हीट ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो है हमारे पास जो यहाँ से लिक्विड होता है उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, वो प्री हीट हो जाता है, जबकि ये जो स्टीम आ रही है ये कंडेंस होकर यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाती है। सो स्टीम कंडेंस हो रही है और जो कंडेंसेट या जो कंडेंसर से वाटर हमारे पास आ रहा है, लिक्विड हमारे पास आ रही है, वो प्री हीट होना शुरू हो जाती है बिफोर गोइंग इनटू द बॉयलर। नाउ ये लिक्विड जब यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, सो इसको फिर हम एक्चुअली लीक आउट कर देते हैं और हम इसको पासिंग थ्रू अ ट्रैप। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ ट्रैप? सो ट्रैप का फंक्शन ये है कि अगर यहाँ पे कुछ इसमें गैस हो या वेपर हो तो उसको ट्रैप कर ले और हमारे पास सिर्फ जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है वो ही कंडेंसर के अंदर जाए, और इसको हम फिर ये जो लिक्विड यहाँ पे बन जाती है उसको हम वापस एक्चुअली कंडेंसर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और इस तरह ये क्लोज लूप में चल रहा होता है। सो बेसिकली ये वो चीज़ है जिसको हम बेसिकली डिफरेंस है पुराने वाले में ओपन में और क्लोज में। अब देखिए यहाँ से वाई आ रहा था, ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास वाई अमाउंट आ रहा है, तो जो लिक्विड बनेगा वो भी अगर आइडियली होगा तो वाई ही होगा, अगर कोई लॉसेज ना होंगी। आइडियल, चूँकि हम आइडियल डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वाई होगा एंड यहाँ पे भी वाई होगा। सो हमारे पास 1 माइनस वाई प्लस वाई इनटू द कंडेंसर, so it would become again 1 and then it would be pumped into this and then again into the boiler. So this is basically that difference which actually is there between the close and the open feed water heater regeneration cycle. This pump is sometime used, sometime it does not used, so it depends upon the plant or the type of a plant or the requirement. Now let us draw the TS diagram of this particular cycle. So this is the TS diagram and we have actually a dome. Okay, now what's happening? So let me give it names. From this is, let's suppose 1, from pumping it's 1 to 2, and then it is basically 2 to 3, 3 to 4, 5, 6, and it is 7. Okay, and this from here it is 7 to, this is 8. Okay, so this is 8. Now what's happening? From 1 to 2 we have a pump, so the pump is going to work from 1 to 2. So this is state 1 to 2. So the pumping process, isentropic pumping, is taking place. Okay ji. Then from 2 to 3, from 2 to 3 there is a feed water heater, and we are going to discuss that actually at 3 we are receiving some steam from the 6, but that is actually moving not mixing into this thing. So we are going to see how it actually behave. So from 1 to 2 there is an isentropic pumping or compression process, and then from 2 to 3 we actually have preheated steam. So this is from 2 to 3. Okay ji.
from 2 to 3. Then from 3 to 4 there is an again pumping, sorry, it should be like this. Then there is again pumping 4. Okay ji. So again if there is a pump, so it would be pump. If there is not, then the process of heat addition would take place. And then there would be from 4 to 5 a heat addition process take place through boiler. And then from 5 to 6 you can see that there is a bleeding out. So we have actually bleed out some of the steam from 5 to 6, and this from 6 it actually moves into the here 3, but from 3 it actually moves towards 8. As you can see, from 3 6 it's passing through the 3 and 8. So from here it would actually move like this, and it is 0.8. Similarly, from 6 to 7 there is a secondary expansion. So another expansion takes place from 6 to 7 basically, which is not necessarily on this line. It's mostly inside the dome. So this is 7. So from 6 to 7 the secondary turbine expansion takes place. And then from 7 to 1, so as you can see that 1 is actually a combination of 8, from 8 plus 7. So whatever the liquid is coming from 8 as well as from the 7 to the 1. So from 7 to 8 through 1. So this is how the TS diagram of this particular closed feed water heaters in a regeneration process would take place. And the analysis will be actually the same as we already have done in the open feed water heater, with obviously some of the differences which are actually mentioned in this particular diagram. Now the case is that why we actually move this water or this condensate into the condenser, because as you can see that mostly it is in the vapor saturated vapor liquid mixture. So when it is a mixture, so we mostly want this to pass through a trap, further heat rejection in the condenser, and then so that actually we have a good pump efficiency and we have actually a good saturated liquid at the inlet of the boiler. If we move it directly into the boiler, so that can also happen. So there are two types of delivery from this particular closed water heater. What we can do, हम इसको यहाँ कंडेंसर में भी लेकर आ सकते हैं, और अगर ये सैचुरेटेड लिक्विड या लिक्विड को हम फर्दर पंप करके एक और पंप यहाँ से लगा के इसको हम आगे भी जो फीड वाटर हीटर है उसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट बॉयलर में हम डाल सकते हैं. सो देर आर टू बेसिकली ऑप्शंस. What actually I have discussed one of the scenario in which we are actually moving in a backward direction. We can also move this liquid in a forward direction using a trap and a pump. So there are two options in closed feed water heaters, and we will do the analysis actually inshallah in the coming lectures when we are going to solve the problems. Today, since it was a short portion of actually the previous lecture which was actually missing in the previous lecture, so I thought that it would be more than sufficient if we discuss the closed feed water heater regeneration process, and the further analysis of this whole process will be inshallah done within a problem. When we are going to solve a problem, so then we will see that how these closed feed water heater and the open feed water heater behaves and how the analysis can be done. As I have already mentioned that we cannot use one feed water heater. This is just for simplification. We have used
feed water heater. There can be number of feed water heaters. There can be 2, there can be 3, there can be 4, there can be even, I have already mentioned in the previous lecture that up to 8 feed water heaters, you can actually use up to 8 feed water heaters. So in that case, what would be the scenario? We will actually discuss that as well in the coming lectures, but for that I want to solve all those in the numerical problems, because that would be a more convenient way for you guys to understand that what is going on and how we actually apply all these concepts. So that is it for today. It's a short lecture just for your understanding, so that you can understand how the closed feed water heater is treated and how the analysis takes place, because the water or the steam here is not mixing directly with the water from the condenser or the liquid, so that we can pump it directly into the boiler. Since it is outside the tube, so we have to either pump it into the boiler, or we have to actually remove the further heat in order to make the efficiency. Actually, why we are doing this? We are doing this to increase the efficiency of the performance of the Rankine cycle. We have introduced the reheat process, the regeneration process with the open and closed feed water heater, all this because to increase the efficiency of the Rankine cycle. And we will actually inshallah compare at what is the impact of these feed water heaters and the reheaters on the Rankine cycle in coming problems in lectures.